जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से गाइस उसको कवर अप करते हैं। आज है 10 नवंबर एंड चलो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। ये एक PYQ है एंड इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नीचे देना है। ओके, वहीं पे आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी इसका। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. ये जो स्टेटमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है इनमें से किस रिलीजन के कोर बिलीफ को ऐसा पूछा जा रहा है। द अबाउ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ द कोर बिलीव्स of which one of the following religious sects of ancient India। क्या ये बुद्धिज्म से है, बुद्धिज्म का कोर बिलीफ है, जैनिज्म का कोर बिलीफ है, शैविज्म का कोर बिलीफ है या वैष्णविज्म का, आपको नीचे कमेंट करके गाइस बताना है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि बात कर रहा है 8 फॉर्मल नेवी पर्सनल के बारे में। मैंने आपको बताया था ये न्यूज़ हमने, मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड के टाइम पे कवर अप की थी कि कतर ने 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल्स को डेथ सेंटेंस का करार दे दिया था, राइट। एंड इसी के ऊपर बेस्ड वो न्यूज़ थी। तो देख लेते हैं द इंडियन नेशनल्स जो कि एक्स नेवी पर्सनल्स थे। कौन थे ये 8 लोग? यहाँ पे आप लोग नाम पढ़ सकते हो इनके। ओके, यहाँ पे नाम दिए गए हैं इन सभी के। एंड दे ऑल वर एम्प्लॉयज ऑफ दोहा बेस्ड धारा ग्लोबल। एंड कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसमें इन 8 फॉर्मर्स जो नेवी पर्सनल थे उनको डेथ सेंटेंस दे दिया था कतर के एक कोर्ट ने। फाइन, उनको कस्टडी में लिया था अगस्त 22 में। एंड उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे कतरी अथॉरिटीज ने उसको प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, वर नॉट मेड पब्लिक। इन शॉर्ट पब्लिक नहीं किया था उन्होंने उन चार्जेस को। फाइन, सो द 2 weeks आफ्टर 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल अरेस्टेड इन अ केस ऑफ एलेक्ट एस्पियोनेज वर सेंटेंस डेथ सेंटेंस। ये तो मैंने आपको बताया था। मीनवाइल इंडिया गॉट अनदर राउंड ऑफ कंसुलर एक्सेस टू डिटेनीज ऑन November 7। इंडिया को एक और अपील करने का मौका यहाँ पे मिला। जो जजमेंट आया वो कॉन्फिडेंशियल है तो उसको शेयर नहीं किया जा सकता, बट जो MEE स्पोक पर्सन है वो बोल रहे हैं कि हम जो है वो कंटिन्यूसली अथॉरिटीज़ के साथ टच में है। कौन सी अथॉरिटीज़ के साथ? कतरी अथॉरिटी से के साथ। एंड इतना ही नहीं, जो फैमिली मेम्बर्स है इन सारे 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल की, उनके साथ भी हम लोग क्या है टच में। एडिंग दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल लीगल एंड काउंसिलर सपोर्ट इन द केस, कि इंडिया सभी तरह से लीगली एंड काउंसिलरी सपोर्ट करेंगे। ओके, देयर वाज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम इंडिया ऑन द चार्जेस अगेंस्ट देम। इंडिया ने किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल वर्ड इन चार्जेस के ऊपर गाइज नहीं दिया है। बट सोर्सेज सेड द फॉर्मर नेवी पर्सनल हैज बीन वर्किंग इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी विद Dahra Global to oversee the induction of Italian small steel submarines। तो उनका ये बोलना है कि जो फॉर्मर नेवी पर्सनल थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे प्राइवेट कैपेसिटी में धारा ग्लोबल के साथ में, एंड ये चीज़ें थी। सो गाइज यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि डेज आफ्टर दे वर हैंडेड डेथ सेंटेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैड मेट देयर फैमिली। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो इन सारे लोगों की फैमिलीज से मिले और उनको बोला कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है एंड आपका जो केस है वो है हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। आपका जो ये केस है वो हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेइंग दैट ही फुल्ली शेयर्स द कंसर्न एंड पेन ऑफ द फैमिलीज एंड जयशंकर हैड सेड द गवर्नमेंट वुड मेक ऑल एफर्ट्स टू रेस्क्यू देयर रिलीज, कि गवर्नमेंट जो है वो सारे एफर्ट्स लगाएंगी उनके रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए। सो इंडिया हैज़ डिस्क्राइब्ड October 27 रूलिंग एज डीपली शॉकिंग। जब ये स्टेटमेंट आई थी October 27 को, तो इंडिया ने इसको बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग तरीके से देखा था और बोला था कि ये स्टेटमेंट हमारे लिए डीपली शॉकिंग बात है। एंड सेड इट वाज एक्सप्लोरिंग ऑल लीगल एक्शंस। जितने भी लीगल एक्शंस है वो सारे लीगल एक्शंस इंडिया एक्सप्लोर करेगी। ये चार्जेस जो है ना गाइस इनके अगेंस्ट वर फाइल अगेंस्ट ऑन 8 मेंस वर फाइल्ड ऑन 25 मार्च 2023 को ये चार्जेस जो है वो फाइल किए गए थे। एंड ट्रायल इनका 29 मार्च से शुरू हो गया था और अब है नवंबर। सो देख रहे हो कितना टाइम हुआ। इसके साथ हम लोग रहेंगे अपडेट। आगे जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलो इतना ही था इस आर्टिकल में, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 7 पे है ये हमारा आर्टिकल, बिहार हाउस पासेस बिल। अब ये क्या बात हुई, 50% से 65% तक जो कोटा है उसका कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बिहार असेंबली ने जो है वो बिल पास किया है। ओके,
कोटा को चेंज नहीं किया, अभी बिल पास हुआ है असेंबली में, इसके बाद ये जाएगा काउंसिल के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। क्यों? क्योंकि बिहार बाई कैमरल है, यानी कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। ओके, सो असेंबली ने तो इसको पास कर दिया है, अब ये जाएगा काउंसिल के पास फ्राइडे, यानी कि आज, टुडे। ओके, सो द थिंग इज बिहार असेंबली ने इस बिल को पास तो कर दिया एंड कहा है कि SC ST एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड OBC कि इनका जो रिजर्वेशन कोटा है ये 50 to 65% तक कर रहे हैं, वाइल जो एग्जिस्टिंग कोटा है ना 10%, किसके लिए 10% है? EWS के लिए, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% है ये इसके ऊपर रहेगा, मतलब कि टोटल बन जाएगा 65 + 10 = 75%, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, और इसी के साथ उन्होंने जो कास्ट सर्वे किया था ना उसमें उन्होंने कोटा का प्रपोर्शन भी बताया था, जैसे कि कास्ट सर्वे के हिसाब से गाइस आज के डेट में अगर हम, एक मिनट इसको मैं पहले इरेज कर लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ आपको। आज के डेट में अगर हम लोग बिहार में BCs की बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें, तो उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है 36.01%। OBC की अगर मैं बात करूँ तो हो जाता है 27.13% एंड SC की अगर मैं बात करूँ तो 19.65%। सी, इनके पॉपुलेशन के हिसाब से ना जो रिजर्वेशन कोटा है उसको भी बढ़ाया गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो EBC एंड OBC के लिए, EBCs के लिए 12% से 25% हो जाएगा, OBC के लिए 8% से 18%, 8 से 18, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द कास्ट सर्वे। इसी तरह से SCs के लिए जो न्यू कोटा है वो 20% हो जाएगा, पहले कितना था? 14 था, अब कितना हुआ? 20%। और वही बात करें STs की तो उनके लिए कोटा हो जाएगा कम, पहले 10% था, अब हो जाएगा 2%। भैया ऐसा कि वैसा क्या हो गया? क्योंकि जब 2000 में बिहार का बाइफर्गेशन हुआ था इनटू बिहार एंड झारखंड, राइट, तो जो ट्राइबल एरियाज थी, ज्यादातर ट्राइबल एरियाज झारखंड में चली गई एंड अभी बिहार में ट्राइबल्स का पॉपुलेशन इज लेस देन 2%, इसीलिए अब उनको रिजर्वेशन 2% का कोटा उनको मिलेगा। किस किस चीज में ये कोटा रहेगा? ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट जॉब्स, राइट, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये कोटा एप्लीकेबल रहेगा गाइस। सो अब देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है एंड ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 1992 में जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया था इन इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन सीलिंग 50% होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या बवाल होगा आगे, राइट। आज के लिए इस आर्टिकल में इतना ही था, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना आप लोग। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है मालदीव्स के बारे में। ओ लाला, मालदीव्स, मालदीव्स ध्यान में आते साथ ही बहुत सारी चीजें याद आ जाती है, राइट। मालदीव्स कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो, राइट। देखो यहाँ पे ये है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, राइट। ये रहा श्रीलंका, कल ही हमने यहाँ पे कोलंबो पोर्ट देखा था ना इधर कल हमने हमारे कल के डीएनए में। सो ये यहाँ पे है मालदीव्स, राइट। सो देखो स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है मालदीव्स, इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखो ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, ये है यहाँ पे मालदीव्स, ओके। ये इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो दिख रहा है आपको, समझ रहे हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स कहाँ पे आता है? इंडियन ओशियन में आता है एंड स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मालदीव्स इनवाइट्स मोदी टू मुइज़ुज़ ओथ टेकिंग। अब मालदीव्स में हुए थे गाइस इलेक्शन में बात ये थी, इलेक्शन हुए एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, न्यू प्रेसिडेंट आ गए जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू, ओके, मोहम्मद मुइज़ू, और ये अपना ओथ लेने वाले हैं नवंबर 17 को। फाइन, इलेक्ट होके तो आ गए बट नवंबर 17 को अपना ओथ लेने वाले। एंड ऐसा कहा जाता है कि ये प्रो चाइना लीडर है एंड उसके बावजूद ये इनवाइट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप आइए ओथ टेकिंग सेरेमनी में। सो अब देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तो बताया दैट वी हैव रिसीव्ड द इनविटेशन, आई विल लेट यू नो वंस वी हैव अ डिसीजन ऑन हु विल रिप्रेजेंट अस, कि हमें कौन वहां पे जाके रिप्रेजेंट करेगा ये पता चलने के बाद हम आपको बता देंगे, ऐसे एमएई स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बताया। सो लास्ट मंथ ना गाइस, इंडिया सेड इट वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग कंस्ट्रक्टिविटी विद द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुइज़ी डेज आफ्टर ही सेड मूविंग द इंडियन मिलिट्री पर्सनल आउट ऑफ आइलैंड नेशन। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की कुछ मिलिट्री पर्सनल, कुछ मिलिट्री जो है वो मालदीव्स में
है। ओके, मालदीव्स में रह रही है, मालदीव्स में सिचुएटेड है, अपने अलग रीजन है उसके ऊपर से, मैंने ऑलरेडी एक डीएनए में उसको कवर अप किया था। फाइन। सो जैसे ही मुइजी जो है वो पावर में आए, मतलब इलेक्ट होके आए, उन्होंने यही बोला हुआ है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हमारे आइलैंड नेशन से, हमारे मालदीव से बाहर करेंगे। ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है भैया। ऐसा बोला था इन्होंने इलेक्शन के दौरान, एंड इलेक्शन के बाद में भी यही चीज बोली थी। तो ये ऑलरेडी सबको पता है कि ये, आपको नहीं पता, सबको पता है कि ये ऑलरेडी प्रो चाइना। ऊपर से इन्होंने इंडिया के बारे में ऐसी स्टेटमेंट पहले ही दे दी कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हम लोग आइलैंड नेशन से बाहर निकालेंगे। तो एक जैसे ही यहाँ पे सरकार बदलेगी ना, एक थोड़ी सी रिलेशंस में भी चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे ना, इब्राहिम सोली, उनका और इंडिया का संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब सबकी नज़रें यहीं पे गड़ी हुई है कि अब इंडिया और मालदीव्स का संबंध कैसा रहेगा। राइट, सो द मालदीव्स इज वन ऑफ इंडियाज की मैरिटाइम नेबर्स इन इंडियन ओशियन रीजन, ये तो हम देख चुके हैं। एंड ओवरऑल बायलैटरल टाइज इंक्लूडिंग इन एरियाज ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी हैव बीन एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो गए थे। अब देखते हैं कि मुइज़ू आने के बाद में इन रिलेशंस के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है। फाइन। सो गाइज, अगर आपको इस आर्टिकल में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ये है मालदीव्स के नियुक्त होने वाले प्रेसिडेंट। फाइन, चलो। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ फाइट टू द एंड। अब मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि ये आर्टिकल है टीबी से रिलेटेड। आप बोलोगे मैम टीबी, देखो टीबी ट्यूबरक्लोसिस ऐसे सुनने में तो हमको बहुत ही टीबी शॉर्ट फॉर्म में लगता है कि हाँ यार होगी कोई डिजीज, बट आपको बता दूं कि इंडिया में वर्ल्ड की 1/4 टीबी पॉपुलेशन है। समझ रहे हो? टीबी पेशेंट 1/4 टीबी पेशेंट इंडिया में है आज के डेट में भी। एंड 2022 में 2022 में ऑलमोस्ट 28 लाख केसेस पाए गए टीबी के। आप सोचो 20 लाख केसेस पाए गए, माने कि ये केसेस रजिस्टर हुए, जो रजिस्टर नहीं हुए उसका तो हमको पता ही नहीं है। राइट, कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी कि इंडिया ने, हमारी कंट्री ने टारगेट भी सेट किया ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 कि हम लोग टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, खदेड़ देंगे। जैसे हमने पोलियो को एलिमिनेट कर लिया है उसी तरह से हम टीबी को भी एलिमिनेट कर लेंगे 2025 तक। बट बस बोलने से बोल तो दिया है, बट उसके ऊपर एक्शंस कितने हो रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी WTO की रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है और उन्होंने बोला है कि हाँ इंडिया में टीबी से रिलेटेड जो है, जो भी इलाज वगैरह चल रहे, इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन हमको ये डर है कि जो इनका जो टारगेट है ना कि 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, ये टारगेट कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा भैया। बट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट चैलेंज है MDR बोले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वेरिएंट ऑफ द डिजीज। टीबी की MDR की जो वेरिएंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। WTO estimated that 1,19,000 new cases of this extremely virulent variety of TB emerge in India every year। मतलब 1,19,000 केस हर साल MDR के इंडिया में एमर्ज होते, पनपते। However, the Indian TB program manages to port a little over half of this। ये सारी चीज़ें तो ठीक है। सो MDR TB एक एपिडेमिक है एंड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हो गए, रॉन्ग डोसेज हो गए, प्रिस्क्रिप्शन हो गए, हो जाता है ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के तो दे देते दवाई। अगर हम 5 दिन की भी लेके आते हैं ना, 2 दिन ही हम ढंग से खाते हैं, उसके बाद कोई उसको ढंग से नहीं खाता। राइट, बहुत कम लोग। ये तो हो गई आम बीमारी की, गाइस सर्दी हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, ठीक नहीं लग रहा है, उल्टी हो गई, इन सारी चीज़ों के लिए। बट जो ये बीमारियाँ होती है ना जैसे टीबी वगैरह, ये थोड़ी गंभीर होती है। इनके जो डोसेस है ना उसके रॉन्ग डोज लेना, पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स लेना एंड इनकी मेडिकेशन को कंप्लीट नहीं करना, ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट कर रही है इंडिया में MDR टीबी के एपेडेमिक को बढ़ने में। तो रिसेंट टाइम में एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए इस तरह की कंटीजियस डिजीज से। कोविड के टाइम पे कोविड डिटेक्शन के लिए ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता था एंड ये रीपर्पस कर सकते हैं हम लोग टीबी के डायग्नोस्टिक के लिए। लेकिन पते की बात यहाँ पे ये है कि भारत में, इंडिया में टीबी रिपोर्ट ये कहता है कि आज भी ट्रेडिशनल स्पूटम स्मीयर टेस्ट किया जाता है, वो थूक वाला टेस्ट होता है टीबी में, वो कराया जाता है टू बी प्रीडोमिनेंट टेस्टिंग मेथड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। माइक्रोस्कोपी कैन ऑल्सो बी द बेस्ट हाफ ऑफ MDR TB केसेस। सो माइक्रोस्कोपी भी कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा, देन मॉलिक्यूलर टेस्ट करेंगे तो भी पता चल जाएगा। बट हमारे इधर अभी भी ट्रेडिशनल स्पूटम स्मीयर टेस्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है।
दैट एक्सप्लेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स फेलिंग अंडर द रडार इन द कंट्री। इस वजह से ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो इस रडार में हमारे कंट्री में आते जा रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करना है। अब भी तो इम्प्रूवमेंट है कि कम हुई है, लेकिन इसको हम लोग 2025 तक इरेडिकेट कर सकेंगे कि नहीं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड कप के लिए 4 साल बाकी है, कुछ लोग बोलेंगे 4 साल बाकी है, और कुछ क्या बोलेंगे सिर्फ 4 साल बाकी है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है ऑलरेडी, राइट? सो इसी तरह से आप समझो, अभी 2023 चल रहा है और 2025 भी हमें एलिमिनेट कर रहा है, तो हमारे पास कितना ज़्यादा कम टाइम है और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो टीबी ट्रीटमेंट इज डिमांडिंग ऑन पेशेंट्स, देयर केयर गिवर्स एंड फिजिशियंस, की पेशेंट्स, उनके केयर गिवर्स जो उनकी केयर कर रहे हैं, एंड फिजिशियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो द मेडिकेशन टेक्स इट टोल्स ऑन द ऑलरेडी वीक पेशेंट विच इफेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम नोशिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट टू जॉइंटिस, की पेशेंट्स जो है वो वीक हो जाते हैं, उनको नोशियाटिक फील होता है, मतलब उल्टी जैसा फील होता है उनको, उनका एपेटाइट लॉस होता है, जॉइंटिस भी हो जाता है कई दफ़ा लोगों को। एंड गाइज आपको बता दो, दैट्स वन रीजन दैट लेस देन 68% ऑफ MDR TB पेशेंट हु बिगेन ट्रीटमेंट इन 2022 कंप्लीटेड इट अ ईयर लेटर, कि ज़्यादा पेशेंट्स जो है ना वो इन सारी चीज़ों को ना कंप्लीट ही नहीं कर पाते, मतलब दवाइयाँ खानी तो शुरू कर देते, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं करते। जैसे 3 महीने का कोर्स है तो उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच में उनके ब्रेक हो जाता है, कभी कभी दवाइयों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कभी कभी केयर प्रॉपर नहीं होती, कभी फिजिशियन के पास नहीं जाते, लोग बोलते हैं ना अरे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, ठीक हो जाऊंगी मैं। ये जो मेंटालिटी है ना, इससे हमें ऊपर उठना होगा और हमें बोलना होगा कि मुझे फ़र्क पड़ता है, तभी ही चीज़ें आगे होंगी। मोर ओवर लास्ट ईयर लेस देन 50% ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट वर पुट ऑन बेडाक्यूइन, द शॉर्टर ड्यूरेशन ड्रग रिकमेंडेड बाय WHO, कि जो ड्रग WHO ने शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए बोला है उसी के ऊपर 50% से ज़्यादा पेशेंट को रख दिया गया। सो इन शॉर्ट, प्रॉपरली हम लोग को क्या देना चाहिए, प्रॉपरली मेडिकेशन देना चाहिए, राइट? टीबी पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिकेशन देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कोर्सेज कंप्लीट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनको जो डोसेस है वो रॉन्ग डोसेस नहीं लेने, कि सुबह शाम बोला है वो दोपहर सुबह शाम तीनों टाइम भुंजे के जैसे उसको खाते जा रहे हैं, राइट? ऐसे भी नहीं करना है, या सिर्फ एक बार खाया, आज खाया कल नहीं खाया, ऐसे भी नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर चीज़ है। टीबी कंटेजियस डिजीज़ है, अगर आपको पता होगा, साइंस में अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंटेजियस डिजीज़ है। सोचो अगर हम स्टार्टिंग में टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो 1% 4% को तो पास ऑन कर देगा, राइट? वो 4% और लोगों को पास ऑन करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, हो जाता है टेस्टिंग, टाइम पे टेस्ट करना, उसको टालना नहीं, उसको टेस्ट करना। ओके, सो गाइज इतना ही था इस आर्टिकल में। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है ग्वालियर के बारे में गाइज, कि ग्वालियर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक करार दिया है, टाइटल दिया है। क्या टाइटल दिया है? सिटी ऑफ म्यूजिक, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पेज नंबर 12 पे इससे रिलेटेड आर्टिकल है, ये एक फैक्ट था जो मैंने आज यहाँ पे कवर अप किया है। ओके, सो इतने ही आर्टिकल्स थे गाइज आज के लिए हमारे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको करियर के किसी भी मोड पे किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, तो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर। डायरेक्टली फ़ोन उठाओ या नंबर डायल करो और हमें फ़ोन करो। और इसी तरह से अच्छे अच्छे न्यूज़ के आर्टिकल्स के लिए, इसके नोट्स के लिए, इसके वन लाइनर फैक्ट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करके उसके ऊपर क्लिक कर देना बच्चों। ओके, सो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं इसी तरह से हम हमारे ERNM में। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।